दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आगामी 16 और 17 फरवरी को होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए इस समय हम लोग जीएस के 30 प्रश्नों का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए लगातार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस समय हम लोग जिस टॉपिक से पढ़ रहे हैं उसका नाम है आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो प्रश्न आए हैं अभी तक पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको पढ़ रहे हैं और इसी के आधार पे हम नए प्रश्नों को डेवलप भी करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत सपोर्ट किया है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक कुछ दोस्त हमारे रहे हैं और उन कुछ दोस्तों ने हमें कमेंट करके बताया है कि सर ये आप ये पूरा सिलेबस ऐसे ही पढ़ाइएगा, तो मैं आपको बता दूं कि मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा और ऐसे ही पढ़ाऊंगा और इसमें और भी बेहतर चीजें आपको दूंगा ताकि आपके जो 30 प्रश्नों की समस्या है उसका समाधान हो जाए। ठीक है, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। खासकर जितने सेक्शन हैं और जहां जहां से प्रश्न आते हैं हमने उन हिस्सों को मतलब एकदम वो कर लिया है कि वहां से जितने भी प्रश्न आएंगे सबको आइडेंटिफाई किया है, वहां से जितने प्रश्न आएंगे एक भी आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। देखिए आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ये हमारा दूसरा वीडियो है, तो अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप तुरंत जाइए एग्जाम कांकर्स चैनल पर, आप अपने यूट्यूब में खोजिए और वहां से आप उसकी पहली वीडियो देख लीजिए। ठीक है, हम इसकी अलग से वो बना देंगे, अलग से प्लेलिस्ट हम जल्दी ही इसका बना देंगे और वहां से आपको ये सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आईसीटी के दूसरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक चीज और आपको बता दूं दोस्तों, करंट अफेयर्स की जहां तक करंट अफेयर्स के प्रश्नों का सवाल है तो उसके लिए हमने यूपी पीसीएस के लिए 200 प्रश्नों की एक सीरीज बनाई थी करंट अफेयर्स की, और वो हमारी पड़ी हुई है वीडियो। आप अभी उसको करंट अफेयर्स वहीं से देखिए क्योंकि उसमें नवंबर तक का करंट अफेयर्स है और आपके लिए एक कंपाइल करके, जैसे यूपी पीसीएस ने कुछ अजीब तरीके से इस बार प्रश्नों को पूछा है तो उस चीज को समाहित करते हुए कंपाइल रूप से हम आपको एक अलग करंट अफेयर्स की वीडियो भी देंगे जिसमें शिक्षा और पर्यावरण का पोर्शन सबसे ज्यादा रहेगा जो इन परीक्षाओं में पूछता है। ठीक है, तो अभी जो 200 प्रश्नों की सीरीज हमने दी है उसको अभी देख लीजिए, एक दो बार देख लीजिए। जहां तक डेट की बात है तो उसमें डेट भी दिया गया है, अगर यह भी आयोग डेट के हिसाब से पूछता है प्रश्नों को तो आप वहां से देख लीजिए। बाकी चीजें जो आने वाला, जैसे नवंबर के बाद का जो करंट अफेयर्स है दिसंबर और जनवरी में, तो एक महीने डेढ़ महीने का और करंट अफेयर्स हमको उसमें ऐड करना है तो उसको मैं ऐड कर दूंगा और भी जहां से अच्छे प्रश्न ऐसे लगेंगे उसको भी उसमें समाहित करूंगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आप वहां से देखते रहिए। आप घटनासार सीरीज करके मैंने करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब पे, तो आप वहां जाइए, एग्जाम कांकर्स चैनल को सर्च करिए और वहां से आप घटनासार करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आईसीटी के दूसरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं आज हम लोग उसकी दूसरी वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, एक प्रलेख का पाठ। ठीक है, एक प्रलेख का पाठ मतलब, प्रलेख का मतलब क्या होता है? देखिए यही हिंदी की कठिनाई है, लोग हिंदी को बहुत आसान समझते हैं लेकिन अगर हिंदी को वास्तव में हिंदी की तरह लिखा जाए तो कठिन हो जाता है। प्रलेख का मतलब होता है डॉक्यूमेंट पता चला ना, बहुत कठिन नहीं था। डॉक्यूमेंट आपके रोजमर्रा की जीवन में इसका इस्तेमाल होता है, तो प्रलेख का आप कभी कभी यूज करते हैं, ऐसे ही प्रश्नों के समय यूज करते हैं। तो देखिए एक प्रलेख का पाठ मतलब टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रलेख का पाठ जिसमें चित्र, शीर्षक और फोटोग्राफ आदि निम्नलिखित में से किसमें अंतर्निहित होते हैं। और देखिए यह प्रश्न पूछा है यूजीसी नेट ने। किसने पूछा है? यूजीसी नेट में यह प्रश्न पूछा गया है। और देखिए जितना यूजीसी नेट में पूछा गया है वह चूंकि हमारे सिलेबस में है तो हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो एक प्रलेख का पाठ या टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जिसमें चित्र, शीर्षक और फोटोग्राफ इसमें किसमें अंतर्निहित होते हैं, तो यह अंतर्निहित होते हैं देखिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग में। डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है? तो देखिए इसे डीटीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीटीपी कहते हैं। देखिए शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म बनाना सीख लीजिए या फुल फॉर्म को शॉर्ट में याद रखना सीख लीजिए क्योंकि 2 प्रश्न कम से कम शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है ना, तो देखिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग या डीटीपी होता है। डीटीपी या कंप्यूटर का प्रकाशन या पब्लिशिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, यह जो है प्रकाशन या पब्लिशिंग के लिए तैयार किया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जो पब्लिश करता है किसी चीज को। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है ना, तो याद रखिएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है, यह जो है कंप्यूटर का ऐसा हिस्सा है जिसका उपयोग क्या किया जाता है, पब्लिकेशन के लिए किया जाता है, पब्लिशिंग के लिए किया जाता है, प्रकाशन के लिए किया जाता है। ठीक है ना, आपने डेस्कटॉप देखा होगा कि जो डेस्कटॉप होता है उसकी स्क्रीन पे क्या दिखाई देता है, तो यही है और ये एप्लीकेशन है, उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड के
प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है, जिसका पूर्ण रूप क्या है? देखिए आपको बताना है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की, मतलब हर एक कैरेक्टर जो कीबोर्ड में होता है उसकी ASCII होती है, जिसका पूर्ण रूप है। देखिए मैंने कहा था कि शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म जरूर पूछता है, तो आप देखिए ASCII क्या होता है। तो देखिए ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरवेज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरवेज। तो देखिए ये इंटरवेज नहीं बल्कि इंटरचेंज है। ठीक है ना, ये है इंटरचेंज है, इसे याद रखिएगा, ये इंटरचेंज है। तो देखिए अमेरिकन स्टैंडर्ड, इसको मैं इंटरचेंज लिख देता हूं, नहीं तो आपको गलतफहमी हो जाएगी। इंटरचेंज, ठीक है। तो ASCII का जो फुल फॉर्म होता है वह अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या होता है कि ASCII जो होती है, जैसे प्रश्न में दिया है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है। ठीक है ना, तो ASCII का जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ठीक है ना। अब यह जो है कंप्यूटर में उपयोग करने के लिए वर्ण इनकोड, टेक्स्ट को इनकोड करने का एक मानक होता है। क्या होता है? टेक्स्ट को इनकोड करने का एक मानक होता है। ठीक है ना, टेक्स्ट को इनकोड करने का एक मानक होता है, और यह जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसको क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है। और जो ASCII कोड होता है उसमें 7 या 8 बिट मेमोरी, 7 या 8 बिट मेमोरी का मेमोरी जो है डाटा को दर्शाने के लिए यूज की जाती है। 7 या 8 बिट मेमोरी डाटा के लिए, डाटा को दर्शाने के लिए इसको वो किया जाता है। और साथ ही इस 7 बिट में केवल 128 वर्ड ही, 128 वर्ड को स्टोर किया जा सकता है या कोडित किया जा सकता है ना, 128 वर्ड। तो आप समझ गए ना, यह क्या है? कंप्यूटर कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की जो ASCII होती है वह जो है कंप्यूटर में टेक्स्ट को इनकोड करती है, और टेक्स्ट को इनकोड करने के लिए वह 7 और 8 बिट का डाटा लेती है। ठीक है, मतलब मेमोरी, और इस 7 या 8 बिट की मेमोरी में 128 वर्ड को संकलित किया जाता है। आप देखिए कोई कंप्यूटर की परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं, मैं यह समझ रहा हूं कि जो सामान्य GS के विद्यार्थी हैं उनके लिए यह चीजें कठिन है। तो मेरा प्रयास है कि आपको सिर्फ इतना बता देना कि अगर आपके सामने यह प्रश्न आता है तो आप गलत न करें, इसके बारे में थोड़ा बहुत जाने रहिए, बाकी आपको कंप्यूटर का वैज्ञानिक बनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसे इसी हिसाब से पढ़िएगा। अगर आपको ना आएगा तो इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, लेकिन इसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे तो आएगा नहीं, आएगा, बिल्कुल आएगा। आप इसको लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है, तो देखिए आप इसी को याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखिए यहां भी इंटरवेज लिखा है, ये इंटरचेंज है। ठीक है ना, इंटरचेंज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा प्रश्न है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का कौन सा भाग आकलन करता है? CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो देखिए CPU का जो भाग आकलन करने वाला होता है वह है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आप लगातार परीक्षा देते होंगे तो इस शब्द से आपका सामना हुआ होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसे कहते हैं ALU। अब देखिए इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि ALU का फुल फॉर्म क्या है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अभी आपको आगे चल के मिलेगा कि इससे संबंध में प्रश्न पूछा है। अब देखिए जो ALU है या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, यह CPU का आकलन करने वाला भाग है। ठीक है ना। अब देखिए कंप्यूटर में जो प्रयुक्त CPU होता है, CPU के आकलन, या इसको कहते हैं, CPU का फुल फॉर्म क्या है पहले यह भी जान लीजिए। CPU का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल, क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यह CPU का फुल फॉर्म है। तो देखिए CPU के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। क्या भाग होते हैं? CPU के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक होता है ALU, एक होता है CU, और तीसरा होता है मेमोरी। ठीक है, ALU होता है, CU होता है और मेमोरी होता है। अब ALU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। CU क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। देखिए इसके बारे में भी पूछा जाता है, CU क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। CPU क्या होता है? यह होता है कंट्रोल यूनिट। और तीसरी क्या है? मेमोरी है। तो CPU के ये 3 हिस्से आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है CU यानी कंट्रोल यूनिट, और तीसरी होती है मेमोरी। तो इन तीनों को मिला के CPU बनता है। अब देखिए CPU का जो आकलन करने वाला भाग, या इसे कहते हैं गणना करना,
गणना की क्रियाएं करने वाला जो भाग होता है वह होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एलयू होता है। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिचालन विधि या इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको ओएस भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे भी याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो निम्नलिखित में से परिचालन विधि या ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो देखिए परिचालन विधि या ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा है? आप इतना तो जानते ही होंगे कि इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसको जो है तेजी से जो आपको पता है उसके लिए कमेंट कर दिया करिए, जो भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है। तो देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या परिचालन विधि है, ठीक है ना। अब चलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों का समुच्चय क्या कहलाता है? अब देखिए कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यानी जो कंप्यूटर में होता है यही दो ही चीज तो होती है, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। जब इन दोनों को संचालित करने के लिए कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए यही तो है जो अभी हमने ऊपर बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही कंप्यूटर के हार्डवेयर और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को एक साथ मिला दिया जाता है और अपनी इच्छा अनुसार इनसे काम लिया जा सकता है। इसे ही कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है ना। तो बड़े बड़े प्रश्न हैं, बड़े बड़े शब्द हैं, आपको उनको छोटे से अपने यूज के लिए न तो आपको कंप्यूटर बनाने जाना है और न तो आप कंप्यूटर साइंस का पेपर देने जा रहे हैं। बस एक ट्रिक निकालिए कि इसमें से कौन सा कीवर्ड है जो मैं पकड़ लूंगा और परीक्षा में इसको सही कर लूंगा, उतने से मतलब है। आपके इंटरव्यू में भी कंप्यूटर से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है ना, पूछे जाएंगे। अब देखिए अब हमने आपको बताया कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम को इकट्ठा करके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इसे चलाया जाता है, ठीक है ना। तो जो कंप्यूटर प्रोग्रामों का जो समुच्चय होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। छठा प्रश्न है फायरवॉल्स। क्या है? फायरवॉल्स व्यवस्था निम्नलिखित में से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग में किया जाता है। अब देखिए ये शब्द क्या है? फायरवॉल्स। फायरवॉल्स को क्या कहते हैं? अगर आप अलग अलग करिए तो फायर का मतलब क्या होता है? आग होती है। फायर का मतलब क्या होता है? आग होती है। वॉल्स का मतलब क्या होता है? दीवार होती है, ठीक है। तो इन शब्द से आपको क्या लगा? एक तो फायर आग है, दूसरी दीवार है, मतलब एक दीवार ऐसी है जो आग से हमें बचाएगी। तो कंप्यूटर में कौन सी ऐसी आग लगने वाली है? तो कंप्यूटर में है वायरस। वायरस कंप्यूटर की आग है जो कंप्यूटर को जला के खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। तो जो फायरवॉल्स है इसमें किससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिए सबसे आसान बात हमने बताया कि इस फायरवॉल्स से सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है? किसकी सुरक्षा करता है? वायरस प्रहार, ठीक है। तो जो फायरवॉल्स है, अब आपको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, आग से सुरक्षा की जो दीवार है, तो कंप्यूटर में जो आग है वो क्या है? वह है वायरस। वायरस जब कंप्यूटर पे अटैक करता है तो उसके पूरे सिस्टम को नष्ट कर देता है, उसमें सारी डाटा को खत्म कर देता है। तो इसी सुरक्षा के लिए फायरवॉल्स का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगर आपको फायरवॉल्स के बारे में और जानना है तो मैं थोड़ा सा और आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। देखिए फायरवॉल्स क्या होता है? फायरवॉल्स में इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों इसमें मिला होता है, ठीक है ना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का यह समुच्चय होता है और इसका प्रयोग नेटवर्क की सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। यह जो है नेटवर्क, कंप्यूटर के नेटवर्क में प्रयुक्त सभी डाटा का यह सूचनाओं का विश्लेषण करता है और देखता है कि इसमें कोई डाटा ऐसा तो नहीं है जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाएगा, ठीक है। तो ऐसे डाटा को वह नष्ट कर देता है। इस प्रकार यह हमारे कंप्यूटर से की सुरक्षा करता है, ठीक है ना। तो किसकी सुरक्षा? वायरस के प्रहार से सुरक्षा करता है, सभी डाटा को चेक करके, ठीक है। तो फायरवॉल्स का प्रयोग आपने देख लिया, ऑप्शन बी सही है, वायरस प्रहार, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो देखिए पास्कल कंप्यूटर भाषा है, फोर्ट्रान भी कंप्यूटर भाषा है और कोबोल भी कंप्यूटर भाषा है। तो यूनिक्स कंप्यूटर भाषा नहीं, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स कंप्यूटर भाषा नहीं है, ठीक है। तो देखिए यूनिक्स जो है यह कंप्यूटर भाषा नहीं है, बल्कि पास्कल, फोर्ट्रान और कोबाल यह कंप्यूटर भाषा है। अब यूनिक्स क्या है? तो यूनिक्स है टाइम शेयरिंग, क्या है? यह जो है एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नेटवर्क के उपयोग के लिए तैयार की जाती है। ये क्या है? ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, जो नेटवर्क शेयरिंग के लिए इसको तैयार किया जाता है। तो इसके बारे में बहुत जानने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो यूनिक्स कंप्यूटर भाषा नहीं है, बस इतना याद रखिए।
अगला देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधीय पेरिफेरियल्स को नियंत्रण, परिधीय या इसे पेरिफेरियल्स कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधीय या पेरिफेरियल्स को नियंत्रण में रखता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है, पहले सबसे पहले आप जानिए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते किसे हैं? ये बताइए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो वह होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। अब देखिए इसके बारे में बताता हूं। जैसे ही इसमें आपने पढ़ा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, तो आपको पता है कि केवल एक ही चीज है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, वह है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल, क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जिसको याद है वो घबराए नहीं, और जिसको नहीं याद है उसको बार बार देखते रहिए, क्योंकि यही कंप्यूटर का मस्तिष्क है। इसका फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है वो कौन सा होता है? सीपीयू। आपने ये पढ़ा होगा। अब अगर प्रश्न में यह शब्द दिया है, यह लाइन दी है, तो इसके बाद कुछ भी पूछे कि यह किससे होता है, क्या होता है, तो आप जान जाएंगे कि सब सीपीयू में ही होता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधीय या पेरिफेरियल्स को नियंत्रण में रखता है वह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब इससे शॉर्टकट हम नहीं बता सकते। अगर आपके पास इससे शॉर्टकट कोई बताने का तरीका हो तो हमको जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इन तथ्यों की ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है ना, तो टेलीग्राम चैनल पे इन प्रश्नों की पीडीएफ पड़ी है, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको नहीं मिलती है तो नहीं पड़ी है तो मैं उसको उस पे टेलीग्राम पे अभी सेंड कर दूंगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए और अपने अनुभव भी हमें शेयर करिए। ठीक है, चलिए आज का 9वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन निवेशी, देखिए हिंदी है ना, निवेशी को कहते हैं इनपुट। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए कल की वीडियो में हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस की मैक्सिमम डिवाइसों के इनपुट और आउटपुट के बारे में हमने बता दिया था, कौन सी इनपुट डिवाइस है और कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो अगर कल की वीडियो आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। इसमें हम केवल आंसर बताएंगे। तो कौन सी निवेशी या इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, यह इनपुट डिवाइस नहीं है। जबकि कीबोर्ड, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हेडफोन और जो है, एक मिनट इसको मैं ठीक कर देता हूं, हेडफोन और स्पीकर, हेडफोन और स्पीकर जो है यह क्या है? इनपुट है कि आउटपुट है? इसके बारे में भी बताइए कि हेडफोन और स्पीकर क्या है। अगर माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है तो हेडफोन और स्पीकर इनपुट है कि आउटपुट? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि कल की वीडियो में हमने ये बताया था और यह आपको आना चाहिए 100%। ठीक है, तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है? तो जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा है तो उस समय मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है, यह आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि ये BIOS क्या होता है। BIOS ये क्या होता है? तो यह होता है, देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसे याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। ये सब जितने फुल फॉर्म वाले शब्द हैं इनको जरूर नोट करिएगा। ठीक है, तो BIOS का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा है तो आपने रिबूट करना देखा होगा कि आपके मोबाइल में भी बूटिंग का सिस्टम है। तो देखिए वही है, जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा है तो मेमोरी में BIOS मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है, तो आपको यह बताना है। तो देखिए इसका आंसर है ROM यानी रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए इसके बारे में कौन मेमोरी प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है, और इसके बारे में डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी आपको केवल उन चीजों को बता रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट इसमें जगे, आप इसको छोड़ के भागिए नहीं। ठीक है, तो रोम का जो फुल फॉर्म क्या है वह है रीड ओनली मेमोरी। और रैम का क्या फुल फॉर्म है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, यह रैम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। और CD रोम का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क
CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क CD का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क होता है CD का फुल फॉर्म, ठीक है। और रोम का आप जानते हैं रीड ओनली मेमोरी। और TCP क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ये TCP अगर कहीं आपको लिखा मिल जाए तो TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। CD रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए हम साथ साथ यह पढ़ते चल रहे हैं, यह आपकी परीक्षा में बहुत उपयोगी होगा। आपको देख लीजिएगा कि यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे तो आप इस वीडियो को जरूर याद करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में जो होता है जब कंप्यूटर बूटिंग करता है तो इसी के द्वारा जो है BIOS किसके द्वारा अपलोड किया जाता है? तो रोम के द्वारा इसे अपलोड किया जाता है, ठीक है ना। यह जो है एक BIOS क्या है? एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। यह एक प्रोग्राम है जो सिस्टम पर सभी जो भी इनपुट आउटपुट होता है सिस्टम पे जो भी इनपुट होता है, जो भी आउटपुट होता है, वह इसी प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। ये जो BIOS होता है यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर रोम चिप के रूप में पाया जाता है। जो रोम चिप हो, BIOS क्या होता है? कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर जो रोम होता है वही BIOS होता है, ठीक है ना। BIOS कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर, ठीक है ना। मदरबोर्ड पे जो वो होता है चिप होता है, रोम चिप इसे कहते हैं। जो रोम होता है वही BIOS होता है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार, यह ध्यान दीजिएगा, वक्तव्यवार यानी स्टेटमेंट वाइज मशीनी भाषा में अनुदित करता है, उसे क्या कहते हैं? अब देखिए इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से दो प्रश्न आते हैं और बहुत कंफ्यूजन वाले आते हैं। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुदित करता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है कंपाइलर, ऑप्शन बी है सिमुलेटर, ऑप्शन सी है ट्रांसलेटर और ऑप्शन डी है इंटरप्रेटर। तो देखिए जो वक्तव्य व्यवहार की मशीनी भाषा में अनुवाद होता है वह करता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है कि जैसे जैसे आप कोई शब्द बोलते जाएंगे वैसे वैसे वह उसका ट्रांसलेशन या अनुवाद करता जाएगा, ठीक है ना। यह होता है वक्तव्य व्यवहार, ठीक है। जैसे एक एक शब्द का अनुवाद करेगा तो वो कौन होता है? वो इंटरप्रेटर होता है। इस शब्द को याद रखिएगा, स्टेटमेंट वाइज या SW कहते हैं स्टेटमेंट वाइज या वक्तव्य व्यवहार। अगर कोई जो होता है वक्तव्य व्यवहार किसी अनुदित करने वाले जो मशीनी भाषा में अनुदित करता है वो कौन सा प्रोग्राम होता है? तो वह होता है इंटरप्रेटर, ठीक है। अब देखिए इससे कंफ्यूजन वाला अगला प्रश्न आने वाला है, उसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला है उच्च स्तरीय। देखिए अब उसी से रिलेटेड ये प्रश्न हमने बनाया है। देखिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्नांकित में से किसका उपयोग करके मशीन भाषा में बदला जा सकता है? तो देखिए उच्च स्तरीय जो प्रोग्रामिंग भाषा है उसको किसका उपयोग करके मशीन भाषा में बदला जा सकता है? तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए है ओरेकल, ऑप्शन बी है कंपाइलर, ऑप्शन सी है मैटलैब और ऑप्शन डी है असेंबलर। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ये कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को किसका उपयोग करके मशीन भाषा में बदला जा सकता है? तो यह जो है कंपाइलर होता है। अब देखिए कंपाइलर क्या करता है? यह पूरे प्रोग्राम को क्या है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में बदल देता है। क्या है? यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदल देता है, यही मैं बता रहा था, ठीक है ना। यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदल देता है, ठीक है। कौन? कंपाइलर। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, ऊपर हमने क्या बताया? इंटरप्रेटर बताया, और ये क्या है? कंपाइलर है। अब देखिए कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर होता है जो एक एक वाक्य को स्टेटमेंट वाइज जैसे आप बोलते जाएंगे वैसे वह अनुवाद करता जाएगा, एक एक वाक्य का अनुवाद करता है, ठीक है ना। और ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है और आप गलत करके चले आते हैं, आपको लगता है कि आप सही हैं, ठीक है। तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदलता है और इंटरप्रेटर एक एक का अनुवाद करता है। कोई इससे ज्यादा जानता हो तो उसको जानने दीजिए, आपको केवल परीक्षा पास करनी है, उसके लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है ना। दोस्तों कंपाइलर के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात रह गई है, इसको मैं बता देता हूं। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर या पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है,
ठीक है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है कंपाइलर, ठीक है ना। पढ़ने के बाद क्या करता है, पढ़ने के बाद सारी गलतियों को एक साथ बताता है। क्या है, सारी गलतियों को एक साथ बताता है, सारी गलतियों को एक साथ बताता है, ठीक है ना, यह भी ध्यान दीजिएगा। पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है और सारी गलतियों को एक साथ बताता है, और गलतियां जब दूर हो जाती है, जब गलतियां दूर हो जाती हैं तो प्रोग्राम को मशीनी भाषा के रूप में रूपांतरित कर देता है, ठीक है ना। जब गलतियां दूर होती हैं, गलतियां दूर हो जाने के बाद पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने आपको बताया। कंपाइलर क्या है, यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ लेता है और सारी गलतियों को एक साथ आइडेंटिफाई कर देता है कि यहाँ यहाँ गलत है, ठीक है। और उसके बाद जब गलतियां दूर हो जाती हैं तो उसको मशीनी भाषा में यह कन्वर्ट कर देता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 13वां प्रश्न है, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है। आपको बताना है इसमें कंपाइलर क्या करता है। ऑप्शन ए है कैरेक्टर से बिट्स, ऑप्शन बी है उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा, ऑप्शन सी है मशीनी भाषा से उच्च स्तरीय भाषा, और ऑप्शन डी है वर्ड्स से बिट्स। तो कंपाइलर क्या करता है, तो कंपाइलर करता है यह उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा के रूप में कन्वर्ट करता है। अभी ऊपर के प्रश्नों में हमने देखा है कंपाइलर का जो काम है यह उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा के रूप में कन्वर्ट करता है। देखिए कंपाइलर क्या है, यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में अनुवाद करता है। क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में अनुवाद करता है। इस शब्द को रटे रहिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन पूरे प्रोग्राम को करता है और कौन स्टेटमेंट वाइज करता है, ठीक है। तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में अनुवाद करता है, पूरे प्रोग्राम की सभी गलतियों को एक बार में संशोधित मतलब आइडेंटिफाई कर देता है, और जब ये गलतियां दूर हो जाती हैं तो यह इस प्रोग्राम को जो है मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा के रूप में, ठीक है ना। तो यह है कंपाइलर क्या करता है, तो उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में परिवर्तन करता है, ठीक है। अगला देखते हैं, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं। एक पर्सनल कंप्यूटर जिसे कहते हैं, व्यक्तिगत कंप्यूटर, इसे पीसी भी कह लीजिए आप, आजकल तो लोग लैपी पीसी क्या क्या कहते हैं। पीसी यानी एक व्यक्तिगत या पर्सनल कंप्यूटर जिसके सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइए। ये तो आप जानते होंगे, देखिए वही है मदरबोर्ड। जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसके जो सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स जो लगे होते हैं उसे कहते हैं मदरबोर्ड, ठीक है ना। मदरबोर्ड पे सारा सिस्टम लगा होता है, ठीक है ना। कंप्यूटर के सारे सिस्टम कहाँ लगे होते हैं, वह मदरबोर्ड पर सारे चिप्स लगे होते हैं, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, मदरबोर्ड कहा जाता है, ठीक। देखिए मदरबोर्ड जो है, मदरबोर्ड कंप्यूटर का हार्डवेयर है, इसे हार्डवेयर भी कहते हैं। आप जानते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, तो मदरबोर्ड क्या है, यह कंप्यूटर का हार्डवेयर है। और इसे सर्किट बोर्ड भी कह सकते हैं, जिसपे तमाम चीजें लगी होती हैं, इसे सर्किट बोर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। और इस सर्किट बोर्ड पर तमाम प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी चिप लगी होती है इसी मदरबोर्ड पे, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर या एमपी और सर्किट चिप्स भी इसी पे लगी, या मेमोरी चिप्स भी इसी पे लगी होती है मदरबोर्ड पे, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। अगला आज का 15वां और लास्ट प्रश्न देखते हैं, एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होती है जिसे निम्नलिखित में और उप विभाजित किया जाता है। एक हार्ड डिस्क होती है जो ट्रैक्स में विभाजित होती है और उसे किसमें उप विभाजित किया जाता है। तो देखिए जो हार्ड डिस्क है वो ट्रैक्स में विभाजित होती है और इसे किस में विभाजित किया जाता है, तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है सेक्टर्स। ट्रैक्स को सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। जैसे कल हमने आपको बताया था कि एक डिस्क के संबंध में बताया था, कि हार्ड डिस्क के संबंध में बताया था कि उसमें पहले जो है एक गोल सा वो हार्ड डिस्क होती है, उसके इस पे मतलब गोलाकार हिस्से पे बाहरी भाग पे जो है मैग्नेटिक आवरण होता है और इसको जो है ट्रैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैक्स कहते हैं। और ये ट्रैक्स जो है विभिन्न सेक्टरों में विभाजित होते हैं जिन्हें कहते हैं सेक्टर्स, ठीक है। सेक्टर्स विभिन्न टुकड़ों में विभाजित होते हैं ये ट्रैक्स, और इसी हिस्से पे किसी भी डाटा को अपलोड किया जाता है, डाटा को उस पर संग्रहित किया जाता है, ठीक है ना। तो एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होती है और जिसमें निम्नलिखित और उप विभाजन, तो ट्रैक्स को सेक्टर्स में उप विभाजित किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो सेक्टर्स है, सेक्टर्स मेमोरी डिस्क की सबसे छोटी इकाई है जिस पर डाटा को लिखा जाता है। क्या है, यह मेमोरी डिस्क की सबसे छोटी इकाई है। क्या, सेक्टर्स, इस पे डाटा को लिखा जा सकता है। यह मेमोरी डिस्क की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। और हार्ड डिस्क कंप्यूटर की प्रमुख डेटा स्टोरेज डिवाइस है। आपको पता होगा कि हार्ड डिस्क क्या है, यह कंप्यूटर की प्रमुख डेटा स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। यह डिस्क जो है एक बॉक्स के अंदर रीड एंड राइट हेड के साथ
पड़ी होती है, आपको इतना बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। एक हार्ड डिस्क क्या होती है, ट्रैक्स में विभाजित होती है और इसका उप विभाजन किसमें किया जाता है, सेक्टर्स में किया जाता है। सेक्टर्स जो होता है यह मेमोरी डिस्क की सबसे छोटी इकाई है। बस इतना जानिए, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न 15 प्रश्न। और देखिए हमने 15 प्रश्नों की श्रृंखला इसलिए बनाई है ताकि वीडियो बहुत बड़ी न हो, क्योंकि उसके बारे में डिटेल बताने में थोड़ा समय तो लगता ही है, तो हम नहीं चाहते कि यह वीडियो बहुत बड़ी हो। तो इसीलिए हमने 15 प्रश्नों की श्रृंखला बनाई है ताकि इसे आप आसानी से दोहरा पाएं और याद कर पाएं। अभी आपका अनुभव कैसा रहा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, पूरी वीडियो जरूर देखा करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, अगर कोई सलाह हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब मार दीजिए। और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां पे इन प्रश्नों की पीडीएफ हम डाल देंगे, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जो जीएस के 30 प्रश्न है उसको मुझ पे छोड़िए, केवल मेरे साथ चलते रहिए। और हाँ, करंट अफेयर्स के जो 200 प्रश्नों की सीरीज हमने डाली है घटनासार की, पीसीएस के दौरान हमने डाली थी, तो आप उसको देख लीजिए। पीसीएस में थोड़ा अव्यवस्थित प्रश्न आ गए, लेकिन हायर एजुकेशन से ऐसी उम्मीद नहीं है, बहुत अच्छे प्रश्न आएंगे और अभी बहुत अच्छा करंट अफेयर्स हम आपको नया प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।